हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 24 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा करेंसी प्रेशर। इसके बाद हम बात करेंगे एजिंग रिजिम एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस द ग्लोबल साउथ्स असर्शन इन जियोपॉलिटिक्स। चलिए वन बाय वन तीनों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है करेंसी प्रेशर, मुद्रा का दबाव। आरबीआई विल हैव टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट फर्दर रूपी वीकनिंग। आरबीआई को कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी और रुपए को और कमजोर होने से रोकना होगा। फिर से क्लियर कर देता हूं कि ज़्यादातर जो हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती तो कमेंट में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल में यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 75 बेसिस पॉइंट से वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको बेकाबू होने से रोकना। किंतु इसका असर पूरी दुनिया पर अब देखने को मिलता है। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले इतिहास में सबसे निम्नतम अपने वैल्यू पर पहुंच जाता है। पहली बार 81 रुपए के पार रुपए शुक्रवार को चला जाता है। हालांकि आरबीआई द्वारा कई सारे लगातार प्रावधान भी किए जा रहे हैं जिससे कि ये तेज गिरावट में थोड़ा सा इसके प्रभाव को रोका जा सके। और इसी संदर्भ में ये देखा जा सकता है कि 94 बिलियन डॉलर जो हमारी विदेशी मुद्रा थी उसमें अभी कमी भी देखने को मिलती है। 545.65 बिलियन डॉलर आज ये रह गई है। एक समय पे 650 बिलियन के ऊपर लगभग 700 बिलियन डॉलर के आसपास भी ये जाने की तरफ आगे बढ़ रही थी। क्योंकि जब रुपए की कीमत घटती है तो इससे जो इंपोर्ट होता है, जो आयात होता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कीमतें अब हमको उतने ही सामान के लिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रुपए अदा करने होते हैं। अब चूंकि इससे जो महंगाई है उसके भी बढ़ने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो जो फिनिश्ड गुड है वो भी महंगा हो, तो और अंतोगत्वा ये जो कीमत है, जो बढ़ी हुई कीमतें रहेंगी वो जो ग्राहक कंज्यूमर होते हैं उन पर आरोपित कर दी जाती हैं। चूंकि 8% से ज़्यादा 2022 से बात करें तो रुपए का ह्रास हो चुका है। और इसमें अब ये भी बात हो रही है कि जो यूक्रेन युद्ध के बाद से रशिया से जो सस्ता तेल भारत खरीद रहा है उसके भी जो लाभ भारत को मिल सकते थे, चूंकि रुपए लगातार कमज़ोर हो रहा है, इससे हम उस लाभ से वंचित रह रहे हैं। इन सब के बाद जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो भी पिछले 2 सेशन में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जो इक्विटी बाजार है उसमें लगभग 20.6 बिलियन डॉलर को वो डंप कर चुके हैं। इससे पहले लगातार 3 साल तक वो खरीदारी करते हैं, पर 2022 में अभी देखने को मिल रहा है अब तक इतनी बड़ी अमाउंट 20.6 बिलियन डॉलर ये डंप कर चुके, बिकवाली इसकी हो चुकी है। आगे अब ये भी बात कही जा रही है कि जो रियल वैल्यू होती है रुपए की, जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये इसमें बात की जाती है कि जो रुपए की अभी जो कीमतें चल रही हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, अंडर वैल्यूड हैं, उसकी वैल्यूएशन करेक्ट चल रही है। तो उसके रीर के भी अनुसार भी देखा जाए तो रुपए अभी भी ओवर वैल्यूड चल रहा है, अर्थात इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं बची हुई हैं। ऐसे में आरबीआई को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि जो रुपए है उसकी कीमतों में तेजी से गिरावट न होने पाए। अगले आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल है एजिंग रेजिम, जीर्ण अथवा वृद्ध होता हुआ शासन। ईरान्स फेलियर टू अशर इन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स इज ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट्स। राजनीतिक सामाजिक सुधारों की शुरुआत करने में ईरान की विफलता हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर रही है।
आर्टिकल में बात हो रही है 22 वर्षीय महाशा अमिनी की मृत्यु से। अभी जो ईरान में हिंसा हो रही है, जो लगातार जो प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर बात उठ रही है। बेसिकली जो महाशा अमिनी जी, इनकी मृत्यु का जो कारण बनता है वो बनता है हिजाब। पब्लिक प्लेस में जब ये कहीं पर जा रही थी तो वहाँ पर इनके सर पर जो हिजाब रहता है वो प्रॉपरली जिस मैनर में होना चाहिए उस तरीके से नहीं था। और चूंकि ईरान में वहाँ पर पॉलिटिकल पुलिसिंग भी होती है, माफ़ कीजिएगा, रिलीजियस पुलिसिंग भी होती है, और ऐसे में जो रिलीजियस पुलिस है उनके द्वारा इनको डिटेंड कर लिया जाता है। और बाद में 3 दिन बाद यह बताया जाता है कि जब इनको हिजाब किस तरीके से प्रॉपरली पहनना है उसके लिए ट्रेनिंग की जा रही थी, तब उस दौरान इनको हार्ट अटैक हो जाता है। हालांकि घर वालों का ये कहना रहता है कि इनकी बुरी तरीके से पिटाई होती है, और कई ऐसे दृश्य, कई ऐसे चित्र भी बाद में सामने आते हैं जिनमें हॉस्पिटलाइज्ड ये देखी जा सकती हैं और उनकी काफ़ी स्थिति खराब रहती है। अब चूंकि जो आम नागरिक हैं ईरान के, गुस्सा सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। विशेष तौर की महिलाओं की जब बात की जाती है, चूँकि जो महिला अधिकारों की जब बात आती है तो उनको क्या पहनना है उसका भी अधिकार उनको नहीं है। ऐसे में जो प्रदर्शन है वो और ज़्यादा हिंसात्मक लगातार होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो सरकार है उसके द्वारा जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कठोरता से दमन करना इस प्रदर्शन को और ज़्यादा उग्र बना रहा है। हिजाब रूल की अगर बात करते हैं ईरान में, तो सन 1981 में इसको अनिवार्य बना दिया जाता है। ये कब होता है? इससे पहले पहलवी मोनार्की जो 1979 तक रहती है, उसके बाद शिया जो धर्मगुरुओं द्वारा सत्ता काबिज, शिया धर्मगुरु द्वारा काबिज हो जाता है, उसके बाद से इस हिजाब रूल को भी मैंडेटरी कर दिया जाता है। अब ये भी बात आगे आ रही है कि जिस तरीके से अभी जो इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पर अमेरिका द्वारा लगे हुए थे, उससे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ईरान की जो आम नागरिक है वो बुरी तरीके से प्रभावित है इन सब से। और ऐसे में ये अभी जो रिसेंट कांड होता है महाशा अमिनी की मृत्यु का, ये लोगों के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देता है। 25 सालों की बात करते हैं तो 2 रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद ख़त्मी और हसन रूहानी ये ईरान में आते हैं, किंतु ये भी जब राजनीतिक सुधारों की बात होती है तो वहाँ पर बेबस नज़र आते हैं। कारण ये होता है कि ईरान की जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उस पर जो धर्म गुरुओं हैं उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। किसी भी लोकतंत्र में जो प्रदर्शन है वो लोकतंत्र का भाग हो सकता है, लोकतंत्र के भाग के रूप में देखा जा सकता है, किंतु जब प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए और लगातार ऐसे नारे दोहराए जाएं जिसमें तानाशाही के मृत्यु की बात कही जाए, तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं वृद्ध होता हुआ अथवा जीर्ण कमज़ोर होता हुआ ईरान में नज़र आ रहा है। और ऐसे में जो धर्म गुरुओं हैं उनको भी जो सामाजिक सुधार करने की आवश्यकता है, सीख लेने की आवश्यकता है, और जो रूल हैं उसको और ज़्यादा सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल प्रो सिटीज़न बनाने की आवश्यकता देखी जा सकती है। अगले आर्टिकल में बात हो रही है ग्लोबल साउथ्स असर्शंस इन जियोपॉलिटिक्स। भू राजनीति में ग्लोबल साउथ अथवा वैश्विक दक्षिणी देशों का दावा। सबसे पहले ग्लोबल साउथ होता क्या है, छोटा सा इस पे बात कर लेते हैं, फिर आर्टिकल को देखते हैं। तो ये विकिपीडिया से उठाया गया इन्फॉर्मेशन और पिक्चर है, जिसमें जो ग्लोबल साउथ है इसकी जब बात आती है तो बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्री आते हैं ग्लोबल साउथ में, जिसमें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऐसे जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। और कैसे कैटेगरी होते हैं, कई इसमें जो होते हैं वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं
ये आते हैं जिनमें लो इनकम ग्रुप और कई बार जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जो पॉलिटिकली कल्चरली, उनको भी इसमें रखा जाता है। ग्लोबल साउथ की जब बात होती है तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि इसमें जोग्राफिकल साउथ की बात हो। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ये ग्लोबल साउथ में नहीं आता, और ज़्यादातर देश जो ग्लोबल साउथ में आते हैं वो जब हम ग्लोब को डिवाइड करते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएंगे, न कि सदर्न हेमिस्फेयर में। तो बेसिकली उम्मीद करता हूँ कि ग्लोबल साउथ का क्या मतलब है ये समझ में आ चुका होगा। अब आर्टिकल को समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। आर्टिकल में बात हो रही है कि जो भू राजनीति में जो ग्लोबल साउथ है उसका दावा, इसमें यह भी बात हो रही है कि द ग्लोबल साउथ हैज न्यू एजेंसी इन चेंजिंग वर्ल्ड विथ सेवरल कंट्रीज फाइंडिंग दैट न्यूट्रलिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैव बिकम अ वायबल ऑप्शन। ग्लोबल साउथ के पास बदलती दुनिया में नई एजेंसी हैं और कई देशों का मानना है कि तटस्थता और रणनीतिक स्वायत्तता एक व्यवहार्य विकल्प बन गया है। आर्टिकल में बात हो रही है कि जिस तरीके से अभी लगातार जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जहाँ पे एक तरफ यूएस नज़र आता है जो लगातार जो चीन का जो उदय हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सके इसके लिए प्रतिबद्ध नज़र होता है, जिसमें जो रशिया है वो भी अभी आज के समय पे कुछ कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पूरा यूरोप यूएस के साथ नज़र आता है, और ऐसे में बहुत से ऐसे भी देश हैं जो ग्लोबल साउथ की जब बात आती है तो उनका दावा पहले से ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र अब आने लग जाता है। चाइना जो यूएस का सबसे निकट प्रतिद्वंदी के रूप में नज़र आता है, किंतु आज भी जब मिलिट्री पावर के रूप में कंपैरिजन करें तो वो यूएस से पीछे है। वहीं रशिया की बात करें, रशिया मिलिट्रीली काफ़ी कैपेबल नज़र आता है और इसके काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, पर जब पश्चिमी देशों की बात करते हैं तो वो रशिया को सबसे ज़्यादा थ्रेट तब मानते हैं जब रशिया चीन अथवा जो दूसरे विरोधी जो ग्रुप के देश होते हैं उनके साथ जब रशिया नज़दीकी बढ़ाता है, तब ग्लोबल जो नॉर्थ है वो रशिया को एक थ्रेट के रूप में देखता है। आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो यूरोप है वो इस समय जो यूएस की स्ट्रेटजी है किस तरीके से मिलिटराइजेशन किया जा रहा है उसके पीछे नज़र आता है, यूएस को फॉलो कर रहा है। और जो रशिया और चाइना की विदाउट लिमिट अथवा नो लिमिट फ्रेंडशिप की जब बात आती है तो पूरा जो ग्लोबल नॉर्थ है इसको एक शंका अथवा एक शत्रुता की निगाह से भी देखता है। ऐसे में जो ग्लोबल साउथ कंट्री है, विशेष तौर पे भारत, चीन और अन्य देशों की बात करते हैं, इन पर ये भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं या वेस्टर्न जो पावर हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जब रशिया युद्ध छेड़ता है यूक्रेन के खिलाफ तो रशिया पर सैंक्शन लगाने में जो ग्लोबल साउथ है ये प्रोएक्टिव नहीं नज़र आता जिस तरीके से ग्लोबल नॉर्थ नज़र आता है। हालांकि जो ग्लोबल साउथ है उसका तटस्थता के अपने कारण है, क्योंकि रशिया पर उनकी डिपेंडेंसी है, चाहे वो एनर्जी की बात हो, फ्यूल की बात हो, खाद फर्टिलाइज़र की बात हो, खाद्यान्न में विशेष तौर पर गेहूं की जब बात आती है, और जब डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो उसमें भी रशिया पर जो पूरा ग्लोबल साउथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट नज़र आता है। अब जो ग्लोबल नॉर्थ है उसके कुछ कदम ऐसे भी होते हैं जो शंका पैदा कर देते हैं ग्लोबल साउथ के मन में, विशेष तौर पे अभी जब पूरा दुनिया वैश्विक महामारी कोविड-19 से गुजर रहा होता है, तब जो मेडिसिन को बनाने के लिए जो पेटेंट होता है उसमें छूट देने की जब बात आती है तो ग्लोबल नॉर्थ एक साथ नज़र आने लगता है और छूट देने से इनकार भी कर देता है, जिससे कि जो दवाएं हैं वो सर्वसुलभ उतनी आसानी से नहीं हो पाती। हालांकि बाद में इसके कुछ प्रोसेस पर छूट मिलती ज़रूर है, किंतु वो जो छूट रहती है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन रिलेटेड रहती है, और बहुत सी इससे जो जुड़ी हुई जो दूसरे
जो निर्माण इसमें होते हैं उस पे छूट नहीं दी जाती है। अब इसमें जो ग्लोबल साउथ है, बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्री या जो पश्चिमी देश हैं वो ज़रूरत के समय पे अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं। और ऐसे जब समीकरणों का निर्माण होता है तो रशिया रूस को, जो ग्लोबल साउथ है, वो अपना विरोधी नहीं देख पाता है। जिस तरीके से जो पूरी पश्चिमी देश आज के समय में रूस के विरोध में नजर आती हैं, ग्लोबल साउथ रूस के विरोध में नजर नहीं आता है। अब इसमें चाइना की बात आगे कही जा रही है कि चाइना लगातार अपने कद को बढ़ा रहा है, इवन मिलिटरीली भी अब वो बहुत तेजी से अपना विकास कर रहा है। और चाइना की बहुत सी ऐसी पॉलिसी भी हैं जो साउथ, विशेष तौर पे साउथ चाइना जब सागर की बात होती है तो वहाँ पर जो चीन की उग्र नीतियाँ हैं वो जो पड़ोसी देश हैं उनके मन में शंका भी पैदा कर देते हैं। चाइना के विरोध में भी इवन कई कंट्री, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, भारत हो, फिलीपाइंस हो, वो जब विस्तारवादी चीन की नीतियों को देखते हैं तो उस पर भी अपना विरोध प्रकट करते हैं। किंतु बावजूद ऐसी परिस्थितियों के भी जो ज़्यादातर जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, भले ही चाहे वो वेस्टर्न अलायंस हो अथवा चीन द्वारा जो लेड अथवा रशिया के साइड में जाना चाहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो जब चीन द्वारा सिक्योरिटी पैक्ट होता है 10 पैसिफिक आइलैंड नेशन को जो ऑफर किया जाता है, उससे वो आइलैंड नेशन इनकार कर देते हैं। और इसके अलावा जो चीन का जो कॉमन डेवलपमेंट विजन रहता है उस पर भी ये अपना जो भागीदारी है उससे भी इनकार कर देते हैं। इन सब के बाद ये भी बातें आगे देखने को मिल रहा है कि लगातार यूएस द्वारा रशिया और चीन के विरुद्ध एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अब चूंकि जो पूरा ग्लोबल साउथ है वो सामरिक दृष्टिकोण से बात करे तो अपनी खुद की तटस्थता भरी हुई और स्वायत्ततापूर्ण नीति निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इसमें यह भी बात हो रही कि जब अफ्रीका की बात होती है तो अभी हाल में यूएस कांग्रेस एक बिल पास करता है जिसका नाम रहता है काउंटरिंग मलाइन रशियन एक्टिविटीज इन अफ्रीका एक्ट। बेसिकली इसमें होता क्या है कि यदि रशिया के साथ अफ्रीकन जो देश हैं अगर वो अपनी सहभागिता बढ़ाते हैं, संबंधों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, चाहे वो तेल लेने की बात हो, दूसरे सामान रशिया से व्यापारिक संबंध की बात हो, तो ऐसे में यूएस द्वारा जो अफ्रीकन कंट्री हैं उन पर सैंक्शन लगाया जा सकता है अथवा सजा दी जा सकती है। अब इसके रिस्पॉन्स में जो साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर हैं नालेदी पेंडोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात रहती है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद रहते हैं। वहां पर वो साफ तौर पर सीधे शब्दों में कहते हैं कि कोई भी जो अफ्रीकन जो देश है उसको इस तरीके से यूएस द्वारा बुली नहीं किया जा सकता। और बेसिकली ये जो बिल यूएस कांग्रेस द्वारा लाया जा रहा है ये एक ऑफेंसिव लेजिस्लेशन होगा। और वो दूसरी तरफ इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो अफ्रीकन जो देश हैं उनको यदि वो चाहते हैं कि चीन से उनको अपने संबंध बढ़ाने हैं तो बिल्कुल ऐसा करने की उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए। किस देश के साथ कितना पार्टिसिपेशन करना है, अपने संबंधों को कितना आगे ले जाना है, इसका निर्णय उस देश को ही करना चाहिए। किसी भी देश को अपनी नीतियों को दूसरे देश पर आरोपित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इस दौरान ब्लिंकन साहब के सामने वो फिलिस्तीन के इशू को भी उठाते हैं। अब इसके बाद ये भी आर्टिकल में बात बताई जा रही है कि किस तरीके से चीन द्वारा 17 अफ्रीकन कंट्री जो चीन से कर्जा लिए रहते हैं उनका जो डेट रहता है उसको वेव कर दिया जाता है। भारत भी ऐसी चीज़ें कर चुका है कई बार। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसा काम करते हैं जिसमें अफ्रीकन कंट्री का जो कर्जा होता है जब ज़्यादा बढ़ जाता है अथवा देश देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पर उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है। अब भारत की जब बात होती है तो भारत आज अपना
स्ट्रॉन्ग कंट्री है और बहुत सारे जैसे अभी अफ्रीकन कंट्री अगर रशिया से संबंध या तेल आगे लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत भारत लगातार चाहे वो रशिया से संबंध बढ़ाने की बात हो, चीन से व्यापारिक संबंध बढ़ाने की बात हो, अथवा जो दूसरे जो पश्चिमी देशों के गठबंधन है, जो गुट है, उसमें अपनी उपस्थिति बढ़ाने की बात हो, हर जगह भारत जो मल्टीपल साइड है उसका हिस्सा बन रहा है। चाहे वो लिमुआ की बात हो जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट जो यूएस के साथ संबंध आगे बढ़ाता है, दूसरी तरफ भारत नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो रशिया और भारत को मध्य एशिया और ईरान से जोड़ता है, जिसमें से कि 3 ऐसे देश आते हैं जिस पर ऑलरेडी सैंक्शन लगा हुआ है, उसका भारत हिस्सा होता है। इसके साथ में भारत यूएस लेड रिम्पैक का हिस्सा बनता है। साथ ही साथ में रशिया में जब वोस्टॉक एक्सरसाइज होती है उसमें भी भारत अपनी मिलिट्री कंटिजेंट को आगे भेजता है। इस तरीके से सिर्फ भारत ही नहीं, इवन वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की और जो दूसरे देश हैं वो इस तरीके से अपनी विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं जो स्वायत्त हो और जो मल्टीपल अलाइनमेंट की तरफ आगे देखने को मिले। अब इसमें जो दक्षिण जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है वो बेसिकली अपना जो जियो इकोनॉमिक्स होता है, आर्थिक दृष्टिकोण, अपने हित को जो आर्थिक हित होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए संबंधों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी को एक चिंता ज़रूर है, जिस तरीके से अभी यूएस द्वारा रशिया पर सैंक्शन लग जाता है, उस रशिया की जो भी विदेशी मुद्रा रहती है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। डॉलर को अगर यूएस द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा, ये आशंका किसी भी देश को डरा सकता है। ऐसे में बहुत सारे जो देश हैं वो अल्टरनेटिव करेंसी, जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, इसके तहत भी जो बायलैटरल ट्रेड होता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है और बहुतेरे देश आगे दिखते हैं। अभी रिसेंटली भारत रशिया की बात कही जाए, इसमें बात हो रही है, इवन सऊदी अरेबिया से भी ऐसी बात हो रही है कि डॉलर के अल्टरनेट पे रूबल का जो ट्रेड है उसको आगे बढ़ाया जाए। रियाद का ट्रेड हो, रूपी रूबल की बात होती है, रशिया के संबंध में बात होती है। तो इवन जो डॉलर डोमिनेंस इससे ख़त्म नहीं हो जाएगी, किंतु एक अल्टरनेटिव पाथ ज़रूर ओपन होगा। इसके अलावा बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन की बात होती है, ग्लोबल साउथ के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें, ब्रिक्स, अफ्रीकन यूनियन, आसियान और जो दूसरे कम्युनिटी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट के हैं, वो बेसिकली किस तरीके से कार्य करना है, अपनी आवाज़ को मजबूत के साथ आगे बढ़ाना, एक संगठन के रूप में इस विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। अब भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चूँकि आज के समय में पूरे विश्व में तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, अब निश्चित तौर पर उनके जो आर्थिक हित हैं उनकी रक्षा होती रहे, इसलिए उनका बहुत से विदेशी जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आएगी तो वहाँ पर तटस्थता होना स्वाभाविक हो जाएगा। इसके बाद अंत में ये भी बात कही जा रही है कि यदि जो ग्लोबल साउथ है वो अपनी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत कर सके, कलेक्टिव कंसर्न को और ज़्यादा जता सके, जिस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकल जो नुकसान हो रहा है और जो असमानताएं और लगातार दुनिया भर में जो मिलिटराइजेशन, इसका जो विस्तारवाद नीतियां देखने को मिल रही, इसके खिलाफ अगर जो पूरा ग्लोबल साउथ है वो एकजुट यदि हो सकता है तो निश्चित तौर पर जो ये दुनिया है ये और ज़्यादा बेहतर होने की तरफ आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।